नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, आज 2022 स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आपने उम्मीद लगा रखी हो दोस्तों, आप उन सभी पर खरा उतरें। और आप मेरी यही प्रार्थना होगी भगवान से कि आप सभी को नौकरी लग मिल जाए, जो कि लेखपाल हो, चाहे किसी भी वैकेंसी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग बात करेंगे ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों का। ये दोस्तों आपकी 22वीं क्लास है। दोस्तों ये मैं इसलिए 22वीं क्लास करा रहा हूँ, मैं कराने नहीं जा रहा था। मैं सभी को दोस्तों इक्वल बराबर बराबर से, चाहे आपकी समान हिंदी की 22 क्लास में करा चुका हूँ, समान ज्ञान के 22 क्लास करा चुका हूँ, और आज मैं ग्राम समाज एवं विकास के 22 क्लास कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, पंचायत निधि को निम्नलिखित में से किसमें नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, निजी बैंक। पंचायत निधि को निजी बैंक में नहीं रखा जा सकता है। यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी ने भारत की राजनीतिक प्रणाली की नींव के रूप में पंचायती राज की वकालत की थी। और श्री नरेंद्र सिंह तोमर 2020 में दोस्तों ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण और पंचायती राज्य मंत्री हैं। अब पंचायत के लिए धन के स्रोत बात करेंगे कौन कौन से, जैसे कि भू राजस्व, ताड़ी पर कर, वाहनों पर कर, उन उद्योगों पर कर जो गांव, टोल टैक्स, फेस्टिवल टैक्स की भौगोलिक सीमाओं में स्थित हैं, उस पे दोस्तों कर लगता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति ने पहले की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश समिति में सबसे पहले की थी, पहल की थी। अब ये कब की थी दोस्तों? तो ये दोस्तों सांसद बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति ने जनवरी 1957 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की जांच करने और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 का उनके कार्य के लिए साधनों के सुझाव के लिए समिति गठित हुई थी। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे, जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी हर परीक्षाओं में आता हो, चाहे वो किसी भी परीक्षा में, जो यूपी से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और जो एसएससी, रेलवे, किसी की भी अन्य परीक्षाओं में बनते हैं, उन सभी टॉपिकों पे हम लोग बात करेंगे। बस आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और कुछ मैं अपने मुँह ज़बानी बताऊंगा, कुछ आपको इसमें मैंने लिख दिया है, मतलब करवा दिया, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में दोस्तों पंचायत राज्य का इतिहास 1993 में 24 अप्रैल को पंचायत राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संवैधानिक 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रभाव में आया। दोस्तों यह अधिनियम 8 राज्यों, कौन कौन से 8 राज्य? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के पंचायतों में 24 दिसंबर 1996 को शुरू करते हुए प्रसारित किया गया। याद रखिएगा कितनी तारीख को? 24 दिसंबर 1996 को शुरू किया गया। कौन कौन से राज्य फिर से बताना चाहूँगा? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों के पंचायतों में 24 दिसंबर 1996 को शुरू करते हुए प्रसारित किया गया। वर्तमान में पंचायत राज प्रणाली नागालैंड, मेघालय और मिजोरम को छोड़कर तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में मौजूद है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या है? तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। स्वशासन की एक प्रणाली है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान का गठन किया गया। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति और विद्या का उल्लेख है। 1870 के प्रसिद्ध मयो के प्रस्ताव ने स्थानीय संसाधनों के विकास को गति दी।
तथा 1882 में लॉर्ड रिपन ने इन संस्थानों को बहुत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। पंचायतों को अंततः राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 के रूप में संविधान में अपने लिए जगह मिली। याद रखिएगा, पंचायतों को अंततः राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 के रूप में संविधान में अपने लिए जगह मिली। याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? दोस्तों आज प्रश्न 15 है, लेकिन ये याद रखिए कि 15 से कम मैंने इसके साथ जो ऐड किया है वो कम से कम मिला करके आपके 15 ये होगा, और चाहे उसके साथ में 25 क्वेश्चन और जो ऐड कर लीजिए, 25 से ज़्यादा ही हो। जो मैं आपको बता चुका हूँ उनमें भी आपके 3 से 5-6 नंबर आपके प्रश्न उसमें भी बन गए। उसके अलावा जो मैं बताने जा रहा हूँ यूपी से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन सभी को मैंने बताया। कम से कम आपके 40 से 45 प्रश्न बन जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए 77.28। उत्तर प्रदेश में पुरुष की साक्षरता का प्रतिशत की जितने भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 2011 की जनगणना या फिर कोई भी हो, साक्षरता दर कितना कम है कितना ज़्यादा है उन सभी को याद रख लीजिएगा और अन्य राज्यों का भी याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर 267.68%। ये दोस्तों औसत की बात है, सभी की बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुरुष साक्षरता दर 277.28% है। और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर जो कि 57.18% है। और उत्तर प्रदेश में कुल साक्षर लोग जो बात करेंगे ये तो हो जाएगा दोस्तों, ये आपके हो जाएंगे 11,43,97,555 हो जाएंगे। याद रखिएगा, 11,43,97,555। और उत्तर प्रदेश में 6,82,34,964 पुरुष साहित्यकार है। याद रखिए, आपको साहित्यकार की बात हो रही है। इसमें 46,162 46 लाख 4,61,62,591 महिला साहित्यकार हैं। दोस्तों कभी कभी डाउट हो जाता है, इसीलिए क्लियर पूरा आपको बताना पड़ता है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? ये सही है दोस्तों, टैबलेट देने की घोषणा की गई है 21-22 में। मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है, लेकिन उस 4 साल से सरकार कहाँ थी? आपको खाली इस जो अब ले रहे हैं उनकी बात मानता हूँ, बाकी के 4 साल जो जिनकी पढ़ाई छूट गई उनको तो नहीं मिला, जो किसी कारणवश नहीं कर पाए उनको नहीं मिला। जिस साल चुनाव अगले साल चुनाव होने वाला उस कारण दोस्तों ये आपको टैबलेट देने की घोषणा करा। मैं आपको किसी राजनीतिक सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये गलत है। मानता हूँ चलिए दूसरी पार्टी गलत थी, आप तो किस लिए आपको वोट दिया गया था कि ये आपको करने के लिए दिया गया कि आखिरी चुनाव के जब आखिरी साल हो, आखिरी कुछ महीने बचे हो चुनाव के, तब आप लैपटॉप या टैबलेट बांट रहे हैं। तो किस तरह की मतलब राजनीति कर रहे हैं? दोस्तों 2019-20 में जो कोरोना मतलब फैला, 19-20 में बात करेंगे 20 में, तो दोस्तों उसको देख करके आप देखिए 19-20 में कोरोना फैला तब लोग कैसे जी रहे थे। तब उन्हें आपको देना चाहिए था। बच्चे कितने पढ़ाई से वंचित रह गए, चाहे स्कूली हो या फिर ऑनलाइन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करेंगे, कितने लोग वंचित रह गए। लेकिन ये सब राजनीति का खेल है दोस्तों। अगर जिसको समझ में आ गया तो वो तो ठीक, नहीं तो मैं ही पागल हूँ, ये कहने की बात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का बजट 22 फरवरी 2021 को घोषित किया गया दोस्तों। इस बजट के तहत अभ्युदय योजना के 1 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। 1 लाख, इसमें 1 लाख नहीं तो 10 लाख है। याद रखिएगा, 10 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की गई है। और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 15 फरवरी 2021 पर उत्तर प्रदेश सरकार ने IAS, IPS, PCS, NDC, CDS, नीट और जेई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। सही किया है दोस्तों, बस इसका पता नहीं चल रहा है कि ये योजना चल कहाँ रही है। कराया तो है लेकिन योजना पता नहीं चल रही दोस्तों। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ फसल नहीं हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी गेहूं, जो कि दोस्तों खरीफ फसल नहीं है। याद रखिएगा, खरीफ फसल की बात करें। लंबी अवधि में उच्च तापमान के प्रसार के कारण भारत में कई खेती के मौसम है दोस्तों, विभिन्न फसल मौसम है।
खरीफ फसल की बात करेंगे तो फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में बोई जाती हैं ये, और दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में काटी जाती हैं। पहली बार शुरू होने पर जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण फसलों की बात करेंगे खरीफ में कौन कौन सी हो जाएंगी, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, चावल, मक्का, कपास, पटसन, मूंगफली और गन्ना। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है आपकी। और रबी की फसल की बात करेंगे तो विकास की अवधि के दौरान फसलों की अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके बीज के अंकुरण के परिपक्वता के दौरान एक गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है इनको और अप्रैल मई में काट लिया जाता है। महत्वपूर्ण फसलों की बात करेंगे तो गेहूं, जौ, चना, अलसी, सरसों, मसूर दाल और आलू और तंबाकू। जैसे आपका गेहूं है दोस्तों, ये आपका रबी की फसल, ना कि दोस्तों खरीफ की फसल, जो इसमें पूछा गया था आपके लिए प्रश्न। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, 24 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी? तो 24 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के दोस्तों वाराणसी जिला से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वाराणसी जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह द्वारा ग्राम उजाला योजना शुरू की गई थी दोस्तों। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना के तहत गाँवों में परिवारों को उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब 10 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इससे बिजली भी की खपत भी कम होती है और सरकार को इससे प्रॉफिट होता है। सरकार को प्रॉफिट होता है दोस्तों, बस आपको प्रॉफिट नहीं होता, बस मैं कहना चाहूँगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, दोस्तों मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, मतलब खराश हो गई, कुछ भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश की, तो इसलिए मैं दोस्तों ज़्यादा सही से बोल नहीं पा रहा हूँ। अगर इफ़ ह्यूमन अगर कोई गलत हो जाए दोस्तों तो क्षमा करिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, ये भी आपका सही यही हो जाएगा, वाराणसी, ऑप्शन डी। वाराणसी शहर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब इस पे आप देखिएगा प्रश्न कितने बनते हैं, बस आपको इतना देखना है दोस्तों। वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी एक प्रसिद्ध हिंदू पवित्र शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। मितक के अनुसार शहर की स्थापना हिंदू देवता शिव ने की थी। वाराणसी मुख्य रूप से दोस्तों शैववाद से जुड़ा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे पवित्र स्थान है। विश्वनाथ मंदिर एक खूबसूरत शांत जगह है जहाँ कोई भी हिंदू धर्म के विभिन्न देवताओं के बारे में जान सकता है। अब उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ध्यान के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य 80 सीटें हैं और 75 जिले हैं दोस्तों। 80 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व 31 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की बात करेंगे इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। तथा उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक स्मारक हैं और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। याद रखें, यही प्रश्न आपके पास बनते चले जा रहे दोस्तों, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एशिया का पहला साइकिल हाईवे है दोस्तों। भारत में पहली एयर मेल प्रणाली इलाहाबाद में स्थापित की गई थी। और एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ बैंक में, कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में है, सॉरी। एशिया का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। तथा भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित। दोस्तों ये मैं एक बार लाइन में आपको बता रहा हूँ, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बस इसको याद रखिएगा दोस्तों। और बात करेंगे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी दोस्तों कानपुर में स्थित है। बनारस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। और नरोरा परमाणु बिजली घर ये उत्तर प्रदेश में है। और लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर को भारत का चमड़ा शहर भी कहा जाता है। और कानपुर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक और आर्थिक राजधानी भी रूप में जाना जाता है। इलाहाबाद को दोस्तों प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्रियों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है, दोस्तों इलाहाबाद को जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में वृंदावन को विधवाओं के शहर के रूप में भी जाना जाता है। अलीगढ़ लॉक प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। 10वां प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको बताया है मैंने। मधुबन उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम था? ये दोस्तों मैं पहले भी प्रश्न करा चुका हूँ, मैं आपको फिर से करा दे रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हो जाए दोस्तों मथुरा। मथुरा जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के, सॉरी, मधुबन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का प्राचीन नाम था। याद रखिएगा।
और दोस्तों भारत का पहला हाथी अस्पताल ये भी दोस्तों मथुरा में खोला गया है। मथुरा को दोस्तों दुग्ध उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके अंदर आपको मधुबन क्या है इतना ज़्यादा आपके अंदर बताने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 77.73% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग दोस्तों ये राजस्व प्रशासन में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें दोस्तों विभिन्न नौकरशाही व्यवस्था शामिल होती है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश कितने विकास खंडों में विभाजित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी नंबर 822। उत्तर प्रदेश 822 विकास खंडों में विभाजित है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सभी के लिए दोस्तों। ब्लॉक ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज संस्थानों के उद्देश्य के लिए एक जिला उप विभाग है। तहसील जिसे दोस्तों ताल्लुक भी कहा जाता है। भूमि और राजस्व विभागों के प्रशासन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम है, जो भूमि के स्वामित्व पर नजर रखते हैं और भूमि कर लगाते हैं। उत्तर प्रदेश को 822 विकास खंडों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लिखे हैं दोस्तों आप सभी याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 915 नगरीय निकाय हैं। उत्तर प्रदेश में 226 नगर पालिका बोर्ड हैं और उत्तर प्रदेश में 13 नगर निगम। आपसे पूछ सकता है कि ये सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है। तो कल्की महोत्सव दोस्तों संभल जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों कौन कौन से मनाए जाते हैं वो भी बात करेंगे हम लोग। पहले कल्की की बात करेंगे। तो कल्की महोत्सव ये उत्तर प्रदेश में संभल जिले में मनाया जाता है। ये नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है और ये 5 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। जल क्रीड़ा महोत्सव की बात करें तो यह त्यौहार प्रयागराज जिले में मनाया जाता है और यह उत्सव यूपी सरकार द्वारा फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है और यह 3 दिवसीय लंबा त्यौहार है। उद्देश्य की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। जल क्रीड़ा महोत्सव। कबीर महोत्सव की बात करेंगे तो यह त्यौहार संत कबीर नगर जिले के मगहर शहर में मनाया जाता है और यह जून के महीने में आयोजित किया जाता है। यह कबीर के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित 2 दिवसीय लंबा उत्सव है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों, इसके में भी बहुत कुछ मैंने बताया है, इसके नीचे आप भी देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राज्य उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी रामलीला, धोबिया और ब्रज रासलीला, ये तीनों ही दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। अब इसके बात करेंगे इसके अलावा क्या क्या है दोस्तों। तो गाजीपुर जिले का दोस्तों धोबिया, याद रखिए गाजीपुर जिले का धोबिया और पूर्वी नौटंकी उत्तर प्रदेश का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रामलीला एक ऐसी कला है जो भगवान राम के जीवन से जुड़ी है और इसमें नृत्य और रंगमंच का प्रदर्शन शामिल है। ब्रज रासलीला प्रेमी की बात करेंगे तो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी है, जिसमें चरकुला राज्य का एक और लोक नृत्य है। याद रखिएगा ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है चरकुला। चरकुला के नृत्य में एक महिला नर्तकी की शामिल होती है जो नृत्य करते समय उसके सिर पर हल्के दीपक के एक स्तंभ को संतुलित करती है। राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों के रूप में उत्तर प्रदेश में चरकुला, पेंडा, थारू, धोबिया, राय और सायरा हैं। सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्षेत्र की बात करेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। जिलों की संख्या 75 है। लिंगानुपात दोस्तों 912 है 1,000 पुरुषों पर। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम राज्यपाल दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। आज़ादी के बाद का पहले मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत है। राजधानी लखनऊ है। जनसंख्या घनत्व 829 है प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रमुख नदियाँ